हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व किया होगा। सो गाइज आज हम सिविल सर्वेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए, थोड़ा सा उसके बेसिस पे एक केस स्टडी है जिसको आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। आपको बहुत सी चीज़ें एक प्रैक्टिकली भी जब आप उस पोस्ट पे होंगे तो क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको इस तरीके की केस स्टडीज़ जहाँ पे कि आपको एक सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है कि एज अ सिविल सर्वेंट आपके अंदर क्या होना चाहिए, किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स गाइज आपको आज मिलने वाले हैं। उन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। सो गाइज सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उनका भी डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा बैच है। इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और अगर आप बैच के डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा इस, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की केस स्टडी है ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट. Civil servants possessing these qualities are considered as the backbone of any strong organization. In line of duty, they take various decisions. At times, some become bona fide mistakes. जब हम ऑनेस्टी या अपराइटनेस की बात करते हैं कि मतलब ये एक हॉलमार्क की तरह माना जाता है एक सिविल सर्वेंट की, कि आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और बिल्कुल करेज के साथ अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट में जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं उनको क्या माना जाता है, जो इनके इन क्वालिटीज़ के साथ काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, उनको क्या माना जाता है, बैकबोन। एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की तरह माना जाता है एक संगठन के, एक मजबूत संगठन के, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। अब जब वो अपना काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको वेरियस डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, उनको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट हैं, उनमें क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है। क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी अब ऐसा नहीं है कि वो कभी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते। अल्टीमेटली क्या है, ही इज़ ऑल्सो और ही और शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग।
वो भी इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है। तो कई बार जब वो डिसीजन लेते हैं, वो अपने में हो सकता है वो बिल्कुल अच्छे में ही ले रहे हैं, अच्छा सोच के ही ले रहे हैं, बट उसका कॉन्सिक्वेंस उतना अच्छा नहीं हुआ। तो कई बार डिसीजन लेते टाइम क्या होता है कि जब वो उन्होंने डिसीजन लिया है तो उसका मतलब कुछ वो ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे कि कुछ गलत परिणाम निकल जाता है, मतलब उनसे कुछ गलती हो जाती है, और वो जायज़ बात है कि हो सकता है। As long as such decisions are not taken intentionally and do not benefit personally, the officer cannot be said to be guilty. वही बात है कि क्योंकि वो एक अल्टीमेटली क्या है, उनमें कितनी भी क्वालिटीज़ हो बट अल्टीमेटली वो इंसान ही हैं। तो उनसे भी कुछ गलती हो सकती है डिसीजन लेने में, या कोई गलत डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन तो उसमें क्या है कि जब तक वो डिसीजन उन्होंने इंटेंशनली नहीं लिया, मतलब गलत डिसीजन इंटेंशनली नहीं लिया, उन्होंने एक अच्छे फेथ से ही लिया था, कि अच्छाई में ही लिया था, कि उनको लगा था वो अच्छे में ही होगा, तब तक। और जब तक वो डिसीजन उनका लिया हुआ उनको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है, उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तब तक वो ऑफिसर या वो सिविल सर्वेंट को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वो दोषी नहीं है, क्योंकि उनसे सिर्फ एक गलती हुई है, और गलती किसी से भी हो सकती है। दो सच डिसीजंस मे एट टाइम्स लीड टू अनफॉर्सीन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द लॉन्ग टर्म। हालांकि जो डिसीजंस उनके द्वारा लिए गए हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि वो गलती हो गई है, गलत डिसीजन लिया गया, वो अगर हम देखें कि आगे जाके या लॉन्ग टाइम पे, लॉन्ग रन में वो बहुत ही खराब, मतलब बहुत बुरे परिणाम साबित हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। In the recent past, a few instances have surfaced wherein civil servants have been implicated for bona fide mistakes. अभी कुछ ये लगा लीजिए, हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले ही ऐसे कुछ केसेस, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, एक्शन लेने में, डिसीजंस लेने में उन्होंने उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो वो देखने को मिला है। दे हैव ऑफन बीन प्रोसिक्यूटेड एंड इवन इम्प्रिजन्ड। अब क्योंकि उनसे गलत डिसीजन लिया गया, अब जैसे हमने बात की कि जब तक उन्होंने इंटेंशनली, कि उनको पता है कि वो डिसीजन गलत है और उन्होंने इंटेंशनली ले लिया, या फिर उनका अपना इंटरेस्ट था इसलिए वो डिसीजन लिया है, तभी वो दोषी होंगे, तभी वो गुनहगार हैं। अदरवाइज वो गुनहगार नहीं है, वो उनसे गलती में ही लिया गया है। ठीक है, वो गलती हो गई है, वो मिस्टेक हो गई है, जो किसी से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या, जो रिसेंट पास्ट में ऐसे इंस्टांसेस हमें देखने को मिले, ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहाँ पे मिस्टेक हुई है एक सिविल सर्वेंट से, तो उनको वहाँ पे पकड़ा जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है और इम्प्रिजन भी किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। These instances have greatly rattled the moral fiber of the civil servants। तो ये जो इंस्टांसेस हैं और जिस तरीके से इनको पनिश किया जाता है, इससे क्या आया है, बहुत ज़्यादा क्या तोड़ दिया है, या उलझा दिया है किसको, मॉरल फाइबर जो है सिविल सर्वेंट्स का, कि वो उनका जो नैतिक रूप है उसको बहुत ज़्यादा उलझा दिया है। हाउ डज दिस ट्रेंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन की जो हमें अपने इस केस स्टडी में बताना है कि कैसे ये जो ट्रेंड है, कि अगर उनसे बाई चांस भी मिस्टेक हुई है, जो किसी से भी हो सकती है, उसमें उनको पनिश किया जाता है, तो ये ट्रेंड सिविल सर्विसेज की जो फंक्शनिंग है, जो काम है, उसको किस तरीके से प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। पहला पॉइंट जो हमें पहली चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सेकेंड चीज़ क्या है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर दैट ऑनेस्ट सिविल सर्विसेज आर नॉट इम्प्लीकेटेड फॉर बोनाफाइड मिस्टेक्स ऑन देयर पार्ट। कि जो ऑनेस्ट सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, मतलब कि ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए, ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदार हैं, उनको उनकी गलतियों पे, अगर उनसे कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए उनको सज़ा ना दी जाए। ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए कि उनको गलत सज़ा ना दी जाए। तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है उसमें, मतलब बेसिकली एक्सप्लेन करना है, राइट। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। Recently, many civil servants have been implicated for decisions which were not taken with malified intention or in personal interest, but proved out to be wrong in hindsight.
कि अभी हाल फिलहाल जैसे अभी हमें क्वेश्चन में बताया गया है केस स्टडी में कि कुछ रीसेंट ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं जिसमें एक सिविल सर्वेंट से गलती हुई है और उस गलती के चलते उन्हें पनिशमेंट भी दी गई है। अब क्या है कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स जिनसे गलती हुई है लेकिन वो गलती करने का उनका इंटेंशन नहीं था, उन्होंने तो जो वो डिसीजन लिया था वो अच्छे में ही लिया था, ना ही उसमें कोई उनका इंटरेस्ट था, ठीक है, लेकिन वो गलत प्रूफ हो गए, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो सिविल सर्वेंट्स आर बीइंग प्रॉब्ड फॉर स्कैम्स लाइक कोल स्कैम वेयर दे फॉलोड द एग्जिस्टिंग पॉलिसी बट सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डीम्ड इट एज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू एक्सचेकर। जैसे अगर हम बात करें तो सिविल सर्वेंट्स को स्कैम के उसमें भी डाला गया कि उन्होंने स्कैम किया है, जैसे कोल स्कैम था, जबकि उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ पे उस टाइम पे पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही थी, पॉलिसी चल रही थी, नीति जो थी उसी को फॉलो किया था, लेकिन उसको स्कैम का नाम दे दिया गया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने क्या बोला कि ये तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। Many civil servants are being probed for disinvestment proceeds while such decisions are completely new in independent India and it is difficult to assess the values of assets। अब उनको डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड से भी उनको बोला गया कि वहाँ पे भी वो कल्प्रिट हैं, मिस्टेक की है उन्होंने कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं उसमें उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, जबकि वो डिसीजंस क्या बोले गए हैं कि बिल्कुल नए थे, नए मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी, इंडिपेंडेंस उसने हासिल की थी, तो उस टाइम पे वो डिसीजंस लिए गए तो वो नए हैं, तो वो किस तरीके से मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उनको वैल्यू करना। तो क्योंकि वो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नए नया उस टाइम पे इंडिया ने स्वतंत्रता हासिल की थी, तो उन असेट्स की वैल्यूएशन करना उस टाइम के लिए डिफ़िकल्ट था। तो उस टाइम जो सिविल सर्वेंट्स ने उसका किया, डिसइन्वेस्टमेंट की, तो उस पे उन्हीं पे लगा दिया गया, जबकि वहाँ पे उनकी एज सच इंटेंशनली कोई मिस्टेक नहीं थी, तो उसमें उनको वो पनिशमेंट फिर भी दी जाती है, वो हम देख रहे हैं। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिविल सर्विसेज की पे या सिविल सर्वेंट की फंक्शनिंग पे, कि एक सिविल सर्वेंट पे अगर इस तरीके से एक डिसीजन लेने पे जो कि उसमें उसकी गलती नहीं थी, मतलब इंटेंशनली नहीं थी, ठीक है, तो उसमें उसकी फंक्शनिंग पे अगर ऐसे किया जाएगा तो कैसे इम्पैक्ट करता है, प्रभावित होती हैं। फर्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड एज सिविल सर्वेंट बिकम्स रिस्क अवर्स एंड इनोवेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज हैम्पर्ड। अब क्या होगा, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है कि डिसीजन लिया, डिसीजन अगर गलत निकला कि वो उसने हार्म कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस सिविल सर्वेंट को पनिशमेंट दी जाती थी, इम्प्रिजनमेंट होती थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे जो दूसरे सिविल सर्वेंट्स हैं वो डिले करेंगे, वो लेट करेंगे डिसीजन लेने में, क्यों, क्योंकि वो घबराने लगेंगे, वो रिस्क एवर्स बन जाएंगे कि वो रिस्क नहीं लेंगे कि अगर बाई चांस मैंने ये डिसीजन ले लिया, ये डिसीजन गलत निकला, गलत प्रूव हो गया, तो मुझे तो जेल हो जाएगी। तो वो उस चक्कर में वो डिसीजन नहीं लेते जल्दी से, वो डरते हैं और इनोवेशन नहीं हो पाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से फियरलेसली नहीं कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिले इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एज रिफॉर्म्स आर बीइंग चैलेंज्ड ड्यू टू नॉन डिसिसिवनेस ऑफ सिविल सर्वेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन में अब जैसे टाइम टू टाइम हम बात करते हैं कि जैसे जैसे कंडीशन सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं तो सुधार की ज़रूरत होती है, चेंजेस की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, सुधार की, लेकिन वो रिफॉर्म्स नहीं लाए जाते प्रॉपर टाइम पे, क्यों, क्योंकि सिविल सर्वेंट वहाँ पे अपने वो एक वो नेचर उनका बन जाता है कि नहीं जो है ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस डर के चक्रों में वो अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, और डिसीजन ना लेने की वजह से वो उन रिफॉर्म्स के लिए चैलेंज नहीं करते, तो वो रिफॉर्म्स आ ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट इज demotivation to honest civil servant as they tend to believe that only corrupt and dishonest succeeds while honest person is chased। अब जो एक्चुअल में ईमानदार सिविल सर्वेंट्स हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो क्या लेसन मिला इससे कि उन्होंने तो अच्छे में डिसीजन लिया, लेकिन बाई चांस अगर वो डिसीजन गलत निकल गया तो उनको तो पनिशमेंट दी गई, उनको तो जेल हो गई, तो वो सोचते हैं कि जो करप्ट हैं, जो डिसऑनेस्ट हैं, ईमानदार नहीं है, वही सर्विस में है, वही प्रॉपर तरीके से अपना फ्रूट ले रहे हैं, और जो ऑनेस्ट हैं वो बेचारे पिस रहे हैं, तो इसीलिए वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं ईमानदारी से काम करने में और प्रॉपर तरीके से करने में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अफेक्टेड एज प्राइवेट प्रेफर्स फास्टर डिसीजन मेकिंग
and in modern globalized world tough decisions need to be taken up. अब क्या होता है कि जैसे अब हम अगर इकोनॉमी की बात करें या किसी भी फैक्टर की बात करें कहीं पे भी, तो फास्टर डिसीजन मेकिंग जितनी ज़्यादा जल्दी होगी ना, उतनी जल्दी कोई भी एक्शन लिया जाएगा, उतनी जल्दी कोई भी काम होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जल्दी डिसीजन लेंगे तो जल्दी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं हम। तो अब जब डिसीजन ही प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाएगा या टाइमली नहीं लिया जाएगा तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। और आज के जो मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है, उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल से मुश्किल डिसीजंस भी बहुत कम टाइम में लेने की ज़रूरत है, ताकि हम फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सके। लेकिन ये हैम्पर हो रही है, क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स घबरा रहे हैं डिसीजन लेने में कि उनको फिर पनिश किया जाएगा अगर डिसीजन गलत हो गया तो। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मॉरल मैक्सिम दैट ऑनेस्टी ऑलवेज विंस इन द एंड। Such cases shake the whole ethical foundation of the country and challenges the motto of Indian state, सत्यमेव जयते, truth always triumphs। कि अब ये जो मैक्सिम है कि कुछ भी हो जाए सच्चाई की ही जीत होती है हार में, तो ये उसको तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है, जिसने ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी जो है वो तो आखिरकार जेल में जा रही है कि उससे गलती हो गई, लेकिन किया तो उसने ईमानदारी में ही था। और जो एक्चुअल में ईमानदार नहीं है, जो काम नहीं कर रहे, वो अपनी सर्विस में है, वो अपनी पोजीशन पे, वो अपनी कुर्सी पे हैं। तो इसीलिए क्या वो उस फाउंडेशन को हिला रहा है, चैलेंज कर रहा है उस मोटो को जो इंडिया का है, सत्यमेव जयते, कि जो सच है वो हमेशा ही जीतता है। तो ये उसको भी तोड़ रहा है। Next is negation of the strong values of integrity, honesty in the administration. In long term, it will lead to rusting of the steel frame of Indian administration. अब इससे क्या हो जाएगा, जो एक वैल्यूज़ या क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्वेंट्स में, कि उनमें अखंडता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, उस वो तो सब किस पे जा रहे हैं? उनको तो अपना फ्रूट मिल ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए उनमें क्या चीज़ आ रही है, वो डीमोटिवेशन, वो नेगेटिविटी आ जाएगी। और हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? स्टील फ्रेम। सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उस पर जंग लग जाएगी, वो रस्ट हो जाएगा, जंग खा जाएगा, राइट। तो ये हमें क्या देखने को मिला? इम्पैक्ट देखने को मिला कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स का जो काम है, कामकाज, फंक्शनिंग प्रभावित होगी, राइट। अब उसके लिए क्या मेजर्स, क्या उपाय होने चाहिए, क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, अब हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट क्या है? एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट, यूज ऑफ ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। अब इससे बचाव करने के लिए क्या करना ज़रूरी है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ानी है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ानी है, ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से, उसको कंपलसरी करना है कि इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना है, आरटीआई एक्ट जो है उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ई गवर्नेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना है, ताकि इसको इंश्योर किया जा सके और किसी ऑनेस्ट को सज़ा ना मिले। नेक्स्ट इज रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ brought out an amendment in Prevention of Corruption Act, where permission of government is needed to initiate proceeding against honest civil servant. This would provide additional safeguard. कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट भी लाया गया है, जिसमें क्या है कि अगर किसी भी सिविल सर्वेंट, ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट है, उसने पहले सब अच्छा काम किया है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चलाने से पहले सरकार से दोबारा से परमिशन ली जाएगी। सरकार उसमें एनालाइज करेगी, देखेगी कि लेना है नहीं लेना है एक्शन। तो उससे क्या होगा कि उनके लिए एक एडिशनल सेफगार्ड हो जाएगा सिविल सर्वेंट्स के लिए। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज रिकमेंडेड बाय सेकंड ARC. इट विल सिंप्लीफाई द एंटी करप्शन प्रोसीजर, सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एनकरेजेस ऑनेस्टी। कि जो 311 आर्टिकल है उसको हटा देना चाहिए, जैसे कि सेकंड ARC में रेकमेंड किया गया है, उसमें बोला गया है। उससे क्या होगा, ये जो एंटी करप्शन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और जब सिंप्लीफिकेशन होगी और पारदर्शिता होगी तो हमेशा वो किसको एनकरेज करेगी? ऑनेस्टी को, ईमानदारी को ही वो बढ़ावा देगी। नेक्स्ट इज चैलेंजिंग द criminalization of politics by undertaking electoral reforms. An honest political power will always protect honest civil servants. अब जो हमें ज़्यादा एक देखने को मिल रहा है
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, की क्रिमिनल्स ज़्यादा एंटर हो रखे हैं, एमपीज एमएलएज ऐसे पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा एंटर हो रखे हैं, तो हमें वो कम करना है। किसके थ्रू? हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आने, सुधार लेके आने हैं। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ही, जो पॉलिटिकल पावर है, अगर वो खुद ईमानदार होगी तो वो ईमानदार सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी, उनके अगेंस्ट उनको किसी भी ऐसे पनिशमेंट में नहीं जाने देगी। Next is law on media trials, as most cases are targeted due to trials by the media as happened in coal scam. कि मीडिया के ट्रायल्स पे भी लॉ बनाया जाए। जैसे ये कोल स्कैम हमने देखने को मिला था, वो क्यों हुआ था? वो मीडिया की वजह से ही हुआ था, मीडिया ने उस इशू को उछाल दिया था, तो उस पर भी लॉ बनाया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। Next, reforms in the investigative agencies as brought out by many committees in Supreme Court to bring them out of political patronage and give them complete autonomy and independence. कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनमें कुछ सुधार लाए जाए, जैसे कि कुछ कमिटीज या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया है, ताकि उनको ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है सिविल सर्वेंट्स को, उससे उनको बाहर निकाला जाए और वो अपनी प्रॉपर ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सके। ठीक है, वो किसी के अंडर या किसी के सपोर्ट के में आके काम ना करें। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंजेस अगेंस्ट सिविल सर्वेंट इन द सोसाइटी मस्ट बी ब्रॉट आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक IAS एसोसिएशन। सोसाइटी मस्ट नॉट थिंक दैट एवरी सिविल सर्वेंट इज करप्ट। अब बिहेवियरल चेंजेस जो है सोसाइटी के अंदर कि सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट, मतलब वो सिविल सर्वेंट्स को करप्ट समझते हैं कि ये काम नहीं करते हैं, करप्ट हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IAS एसोसिएशन है, वो कुछ ऐसे कैंपेन्स करे जिससे कि बिहेवियर में चेंज हो सोसाइटी के, किसके थ्रू, किसके प्रति? सिविल सर्वेंट्स के प्रति, और उनको ये बताए कि हर एक सिविल सर्वेंट करप्ट नहीं होता, ऑनेस्ट भी होते हैं, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। तो ये हमने बात की कि क्या उपाय लेने चाहिए, क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए इनको ठीक करने के लिए। सो ऑन दी कंक्लूडिंग नोट, multiple dimension efforts with long term horizon is needed to ensure that justice is swift but only given to the corrupt। ये जो मल्टीपल डायमेंशन मतलब एफर्ट्स हमें लिए जाने चाहिए। हम बोलते हैं कि जस्टिस जल्दी से जल्दी दिया जाए, लेकिन इस पे काम करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़रूरी है कि जस्टिस, न्याय जल्दी से जल्दी हो, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो एक्चुअल में करप्ट हैं, उनके लिए नहीं जो ईमानदार हैं। Honest civil servants are bedrock of the system and provide foundation to the well-being of democracy. All efforts must be done to encourage them. कि जो ईमानदार सिविल सर्वेंट हैं वो क्या है? फाउंडेशन है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, तो उनको बनाए रखना और उनको एनकरेज करना, उनके एफर्ट्स को एनकरेज करना हमारा काम है। और एफर्ट्स को उनको मतलब प्रॉपर तरीके से मोटिवेट किया जाना चाहिए, एनकरेज किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम, राइट? सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।